हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का अतिरिक्त नियम पढ़ाने की बात किया था। कल नोट्स भेजा था और आशा करता हूँ कि सब लोग लिख लिए होंगे नोट्स। तो चलिए हम जो कल आपके पास नोट्स भेजे थे उसी नोट्स का जो है विस्तार से वर्णन करते हैं और उदाहरणों को आपको समझाते हैं। देखिए, कल पहले हमने भेजा था पास्ट परफेक्ट टेंस अतिरिक्त नियम। इसमें लिखा है कि यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य दो भागों से मिलकर बना हो और दोनों भागों में अलग अलग क्रियाएं व कर्ता भी पाए जाएं, तो वह वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्य होता है। विद्यार्थियों, अभी तक आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाया जा रहा था। आप जानते हैं कि वाक्य तीन प्रकार का होता है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंसेस को आपको पढ़ाया गया इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में, ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में, और अभी तक जो टेंस पढ़ाए गए वो सभी सिंपल सेंटेंस ही पढ़ाए गए। यह पास्ट परफेक्ट टेंस पहला ऐसा टेंस है जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाना पड़ता है। तो आपको पता हो गया कि दो भागों से मिलकर बना हुआ वाक्य जिसमें अलग अलग क्रियाएं और कर्ता भी पाए जाएं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको कल भेजा था कि सैनिकों के हमला करने से पहले सभी प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण कर चुके थे। मेरे नकल लिखने से पूर्व बिजली नहीं गई थी। कटघरे में शेर के दहाड़ने के बाद वे सब घबरा गए। उस दवा को पीने के पश्चात टॉम बेचैनी महसूस करता था। मतलब ये देख रहे हैं आप लोग, इन सभी वाक्यों में दो तरह के दो भाग पाए जा रहे हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, सैनिकों के हमला करने से पूर्व, पहले तो एक भाग हो गया सैनिकों का हमला करना और दूसरा भाग हो गया सभी प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण कर चुके थे। तो सभी प्रतिद्वंदियों का आत्मसमर्पण करना, ये दूसरा भाग हो गया। दो भाग है इसमें ना। अब देखो, वैसे ही सभी वाक्य हैं। मेरे नकल लिखने से पूर्व, मतलब मैं नकल लिखा, इससे पहले बिजली नहीं गई थी। दो क्लॉजेस पाई जा रही हैं इसमें। इसी तरह के सभी वाक्य आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। तो फिर मैं लिख करके भेजा हूँ आप लोगों के पास कि ऐसे वाक्यों के दोनों भागों को एक में जोड़ने वाले शब्द संयोजक के आधार पर ही इनका अनुवाद निम्नलिखित दो रूपों में किया जाता है। मीन्स अगर पूर्व या पहले शब्द पाया जाए, ये जैसे यहाँ पूर्व या पहले शब्द पाया जाए तो बिफोर वाला नियम होता है, और ये बाद या पश्चात शब्द पाया जाए तो आफ्टर वाला नियम होता है। पहले मैं आपको बिफोर वाला नियम लिख करके भेजा हूँ और उसी का उदाहरण समझाऊंगा। देखिए, इसमें लिखा है, यदि वाक्य में किसी एक क्रिया के पूर्ण होने से पहले किसी दूसरी क्रिया का किया जाना स्पष्ट हो, अर्थात वाक्य दो भागों में विभाजित हो और दोनों भागों के बीच में पूर्व या पहले शब्द पाया जाए। देखो, पूर्व या पहले को मैं अंडरलाइन किया हूँ। उसका अनुवाद करने हेतु सर्वप्रथम हम पूर्व या पहले शब्द के बाद वाले भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और इसके पूर्ण होने पर बिफोर लगाकर बचा हुआ भाग
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नियमानुसार लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये क्या कि पहले आप इन सभी वाक्यों को दो भागों में समझिए कि दो भाग कौन कौन से हैं। देखिए, ये पहले शब्द जो है ये इसके बाद वाला एक भाग हो गया और इसके पहले वाला एक भाग हो गया। इसमें सैनिकों का हमला करना एक भाग और सभी प्रतिद्वंदियों का आत्मसमर्पण करना दूसरा भाग। अब अभी नियम में आप पढ़े कि क्या करते हैं, पहले हम पूर्व या पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो ये देखिए, सभी प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण कर चुके थे, यही है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाना होगा, चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेज को अनुवाद करने के लिए ये देखिए ऊपर नियम लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस कर्ता धन सहायक क्रिया धन मुख्य क्रिया धन कर्म। तो बेटा, जो धन धन करके लिखाया जाता है उसमें से केवल सहायक क्रिया ऐसी चीज़ है जो हिंदी वाक्य में नहीं पाई जाती है। बाकी सब कुछ कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, ये सब हिंदी वाक्य में रहते हैं। आप ढूंढिए इसमें कर्ता कौन है, मुख्य क्रिया कौन है, कर्म कौन है। तो इसको तय करके सहायक क्रिया जो है वो हमेशा वाक्य के टेंस के अनुसार लगाई जाती है, कर्ता के वचन के अनुसार लगाई जाती है। जैसे यह वाक्य अगर आपको अनुवाद करना है, पहले आप लिखेंगे सभी प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण कर चुके थे। किस टेंस में लिखना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये देखो यहाँ नियम में लिखवाया गया है कि पूर्व या पहले शब्द के बाद वाले भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ये देखो यहाँ लिखाया गया है, सर्वप्रथम हम पूर्व या पहले शब्द के बाद वाले भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो आप इसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाइए। सभी प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण कर चुके थे। इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, मैं एक सिस्टम और भी बनाया हूँ कि अगर वाक्य में कर्ता और कर्म का पता लगाना हो तो आप क्या करेंगे। देखिए, कर्ता का पता लगाना हो तो मुख्य क्रिया में कौन लगा करके प्रश्न पूछने पर वाक्य में से उत्तर के रूप में जो संज्ञा या सर्वनाम मिले वही कर्ता होता है। ये चीज़ समझ पाए? अब देखो, सभी प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण कर चुके थे। इसमें क्रिया क्या है? आत्मसमर्पण करना। मुख्य क्रिया क्या है? आत्मसमर्पण करना। तो आप इसी में कौन लगा करके प्रश्न पूछिए, कौन आत्मसमर्पण कर चुके थे, पता चलेगा सभी प्रतिद्वंदी। ये कर्ता हो गया आपका और क्रिया है आत्मसमर्पण करना। कर्म का पता लगाना होता है अगर, तो कर्म का पता लगाने के लिए देखो दो आइडियाज़ हैं। मुख्य क्रिया में क्या, देखो ये लिखा है कर्म हेडिंग, उसमें ए और बी लिखा है। मुख्य क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में मिलने वाला शब्द प्रायः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और फिर लिखा है बी में, मुख्य क्रिया में किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में मिलने वाला शब्द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से आप अगर क्रिया का पता लगा लें तो फिर कर्ता और कर्म का पता लगाया जाना बहुत ही आसान है। ये देखो, आपको मैं ये लिख करके रखा हूँ और इस वीडियो को भेजने के बाद इसकी फ़ोटो भी भेज दूँगा। तो चलिए अनुवाद किया जाए। पहले वाक्य का अनुवाद हो जाएगा, सभी प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण कर चुके थे। चूँकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने का ये जो नियम है, देखो कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। ये देखो है ना, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। यही आप नियम लगाएं। पहले कर्ता लिखें, कर्ता इसमें कौन रहा, तो आपको अभी पता चला कि सभी प्रतिद्वंदी। इसकी अंग्रेजी लिख देंगे, ऑल द अपोनेंट्स
अपोनेंट मीन्स प्रतिद्वंदी होता है, तो अपोनेंट्स हो जाएगा, OPPONENTS। ऑल द अपोनेंट्स। अब कर्ता के बाद क्या लिखना है? सहायक क्रिया। किस टेंस की सहायक क्रिया? चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य लिखना है इसलिए हैड सहायक क्रिया। फिर मुख्य क्रिया, आत्मसमर्पण करना की अंग्रेजी सरेंडर, या SURRENDER, सरेंडर। इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में तीसरी अवस्था लगाई जाती है, तो सरेंडर्ड। आपने लिख दिया ऑल द अपोनेंट्स हैड सरेंडर्ड, सभी प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण कर चुके थे, इतना लिख दिया आपने। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करते हैं, और इसके पूर्ण होने पर, ये वाक्य पूरा हो गया, इसके पूरा होने पर बिफोर लगाकर, ये मैं कल ही भेजा था, इसको आशा करता हूँ आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे। अब इसके पूरा होने पर बिफोर लगाकर बचा हुआ भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नियमानुसार लिखा जाता है। तो आप यहाँ सरेंडर्ड के बाद लिखेंगे बिफोर, और बचा हुआ भाग कौन सा बचा हुआ है? सैनिकों का हमला करना, सैनिक करता हमला करना क्रिया। और किस टेंस में लिखना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने के लिए अलग अलग नियम है। बाकी अन्य किसी भी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अनुवाद करने का ये नियम है, कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म। किंतु आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता धन मुख्य क्रिया की पास्ट फॉर्म मतलब दूसरी अवस्था धन कर्म लिखा जाता है। वही आप कर दीजिए। पहले कर्ता लिखिए बिफोर के बाद सैनिकों, द सोल्जर्स। मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था हमला करना की अंग्रेजी इन्वेड, उसकी पास्ट फॉर्म इन्वेडेड। आपको मैं बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते समय कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जब अनुवाद किया जाता तभी केवल मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लगाई जाती है, बाकी और कहीं भी मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का कोई प्रयोग नहीं होता है पूरे ग्रामर में, पूरे ट्रांसलेशन में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जब अनुवाद किया जाता है तब हम मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी अन्य प्रकार के वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी अन्य प्रकार के वाक्यों में जब डिड सहायक क्रिया लग जाती है तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह से पहला वाक्य आप लोग समझ गए होंगे, सैनिकों के हमला करने से पहले सभी प्रतिद्वंदी आत्मसमर्पण कर चुके थे। अब दूसरा वाक्य है मेरे नकल लिखने से पूर्व बिजली नहीं गई थी। अब देखो पूर्व के बाद वाले भाग का अनुवाद पहले करना है, जो ये कंजक्शन जो रहेगा पूर्व या पहले शब्द, इसके बाद वाले भाग का अनुवाद पहले करना होता हमको। तो आप लिखेंगे बिजली नहीं गई थी, ये निगेटिव सेंटेंस है बेटा, और निगेटिव सेंटेंसेज को अनुवाद करने का देखो ये नियम है, कर्ता सहायक क्रिया नाट मुख्य क्रिया कर्म। तो आप इसी को आप ढाल दीजिए, पहले कर्ता लिखिए, तो बिजली इसमें कर्ता हो जाएगा। कौन नहीं गई थी? पता चला कि बिजली नहीं गई थी, वही कर्ता है। आप लिखेंगे द इलेक्ट्रिक हैड नॉट, निगेटिव है ना, कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया क्या है? जाना। तो बिजली आना की अंग्रेजी कम ऑन और जाना की अंग्रेजी गो ऑफ। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है तो गॉन ऑफ, GONEOFF, गॉन ऑफ। ये बिजली जाने के लिए गॉन ऑफ लिखना पड़ेगा। तो हो गया द इलेक्ट्रिक हैड नॉट गॉन ऑफ, ये वाक्य पूरा हो गया, मतलब बिजली नहीं गई थी, इतना पूरा हो गया। अब आप बिफोर लगा दीजिए और बचा हुआ भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। ये देखो नोट्स में लिखाया हूँ कि ऐसे भागों में, देखो यहाँ नोट्स में सबसे पहले मैं लिखाया हूँ ऐसे वाक्यों में संयोजक के पहले वाले भाग में कर्ता के रूप में पाए जाने वाली संज्ञा के तुरंत बाद लिखे गए के शब्द की अंग्रेजी वाक्य में कहीं नहीं लिखी जाती है। जैसे यहाँ देखो मैं बताया था ना सैनिकों के, ये के की अंग्रेजी कहीं नहीं लिखी गई पूरे वाक्य में।
और फिर देखो उदाहरण नंबर 1 और 3 इस तरह के हैं। शेर देखो इसमें करता है शेर और के, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, के की अंग्रेजी कहीं नहीं लिखी जाएगी। तो इस तरह से संज्ञा अगर करता रहेगी तो उसके बाद के लिखा होगा, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। और अगर सर्वनाम कर्ता के रूप में होगा, अगर कर्ता के रूप में कोई सर्वनाम पाया जाएगा तो वो सीधे सर्वनाम रूप नहीं लिखा गया होता हिंदी में, बल्कि वो हिंदी में पॉजेसिव केस जैसा लिखा गया होता है। आपको करना क्या है, ये मैं देखो नोट में लिखाया हूँ कि ऐसे ही वाक्य में सर्वनाम के रूप में पाए जाने वाले कर्ताओं के होने पर मेरे को मैं, हमारे को हम सब, उनके को वह सब, उसके को वह, आपके या तुम्हारे को तुम आदि बनाना पड़ता है। उदाहरण नंबर 2, ये देखो उदाहरण नंबर 2, इसमें मेरे शब्द जो है वो मैं बन जाएगा। ये मेरे शब्द जो है क्या बन जाएगा, मैं बन जाएगा। इसका कर्ता कौन हो जाएगा, मैं। अब आप ट्रांसलेशन करेंगे कि बिजली नहीं गई थी, आपने लिख दिया है द इलेक्ट्रिक हैड नॉट गॉन ऑफ, फिर बिफोर, और उसके बाद मेरे का मतलब मैं हो गया आई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है नकल लिखना, लिखना क्रिया है, नकल कर्म है। लिखना की अंग्रेजी राइट, उसका पास्ट फॉर्म रोट हो जाएगा, पास्ट फॉर्म हो जाएगा रोट, और नकल की अंग्रेजी लिख दिए द इमिटेशन। बस ये भी वाक्य सही हो गया। द इलेक्ट्रिक हैड नॉट गॉन ऑफ बिफोर आई रोट द इमिटेशन। अब तीसरा वाक्य देखो बेटा, कटघरे में शेर के दहाड़ने के बाद, तो ये बाद वाला वाक्य है, इसको इस नियम में नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसको हम बाद के वाक्यों में पढ़ाएंगे। यहाँ देखो इसका अनुवाद भी आप नहीं करिएगा, चूँकि ये इसका अलग से नियम लगाया जाता है। इन दोनों वाक्यों का अनुवाद आप नहीं करेंगे। अब इसके बाद अगला नियम पढ़ा दें, अगला वाक्य बता दें, जो ये 5वां लिखा गया है, किसानों के फसल काटने से पहले वर्षा नहीं हुई थी। पहले आप पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद करेंगे, वर्षा नहीं हुई थी। ये जानिए, वर्षा होने की बात जब भी कही जाती है तो उसमें इट को कर्ता, रेन को मुख्य क्रिया मानना पड़ता है। पास्ट परफेक्ट में लिखना है, आप लिखेंगे इट हैड नॉट रेन्ड, इट हैड नॉट रेन्ड, कर्ता सहायक क्रिया, नॉट मुख्य क्रिया, निगेटिव सेंटेंस था इसलिए। फिर बिफोर लगा दीजिए, और बिफोर लगाने के बाद ये बचा हुआ भाग आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। किसानों का फसल काटना, काटना क्रिया है, किसान कर्म है, और काटना क्रिया है, किसान करता है, और फसल कर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता धन मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था धन कर्म लिखा जाता है। द फार्मर्स, किसानों बहुवचन है इसलिए फार्मर्स, और फसल काटना के लिए कट नहीं लगाया जाता, हार्वेस्ट लगाया जाता है, तो हार्वेस्टेड द क्रॉप, फसल की अंग्रेजी। बस ये सही हो गया। इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर द फार्मर्स हार्वेस्टेड द क्रॉप। तुम्हारे कविता सुनाने से पूर्व वे सब ताली नहीं बजाए थे। अब पहले आप लिखेंगे वे सब ताली नहीं बजाए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा दे हैड नॉट क्लैप्ड, बिफोर लगा दें, और बचा हुआ भाग तुम्हारे मतलब तुम, तुम्हारे मतलब क्या हो जाता है, तुम। तो यू करता हो गया, और सुनाना मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लिखनी होगी कविता कर्म। पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है यू रिसाइट मतलब सुनाना, तो रेसाइटेड द पोएम, यू रेसाइटेड द पोएम। इस तरह से ये अभी 4 वाक्य आपको मैं बताया।
आगे के सभी वाक्यों को अगली वीडियो में बताया जाएगा। बहुत लंबी वीडियो हो जा रही, लोड नहीं होगी।